इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर को लेके और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेके अभी कुछ ऐसे खबर सामने आ रही है जो कि एक दूसरे को सीधे तौर पर काउंटर कर रहे हैं और इसी वजह से अभी काफी सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। इमरजेंसी बेसिस पर यूनाइटेड स्टेट्स से विंटर कपड़ों को खरीदने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से एक कंप्लेन किया जा रहा है कि उन्होंने 2018 से ही इंडियन आर्मी के लिए ऐसे कपड़ों को डेवलप कर रखा है, लेकिन ना तो उनको इंडियन आर्मी की तरफ से टेस्ट किया गया है और ना ही इस बार के टेंडर में उनको शामिल होने का मौका दिया गया है। आखिर चाइना अभी अपनी छामदो बांगड़ा एयरपोर्ट को क्यों अपग्रेड करने लगा है और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में अभी लगभग 4 जगहों में पीपल लिबरेशन आर्मी को क्यों तैनात किया गया है। बेका एग्रीमेंट के साइन होने के बाद इसमें भारत को फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यूएस चाहे तो इसके अंदर भारत के मिलिट्री डाटा को चुरा सकता है और एक्सेस भी कर सकता है और ऐसा संदेह अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फॉर्मर मेंबर की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हमारी नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर को लेके है। जैसे कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी भारत की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर के अंदर अपनी F-18 सुपर ऑर्नेट ब्लॉक 3 को ऑफर किया जा रहा है और ये बात यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच चल रही 2+2 मीटिंग के दौरान किया गया था। अब यहाँ पर आज एक टॉप डिफेंस न्यूज साइट में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक भारत की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर में 57 के बदले अभी आगे चल के बस 20 फाइटर जेट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जो कि आगे चल के इंडियन नेवी की MiG-29 के फाइटर जेट को रिप्लेस करने वाले हैं। अब इसी बात को लेके आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे सवाल किया था। अब इस बात को लेके मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि पिछली बार जब नेवी चीफ इस टेंडर के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि बजट की कमी होने की वजह से हम 57 के बदले बस 36 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाले हैं। लेकिन अभी इसे जो 20 बताया जा रहा है ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि 20 एयरक्राफ्ट खरीदने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अभी भी INS विक्रमादित्य की बात करें तो उसमें 25 से 26 MiG-29 को डिप्लॉय किया गया है। तो 20 एयरक्राफ्ट खरीदने का क्या फायदा होगा। लेकिन हो सकता है ये 20 नंबर यहाँ पे रिड्यूस्ड अमाउंट हो सकता है, यानी कि 57 से अगर 20 को माइनस किया जाता है तो उतने एयरक्राफ्ट यहाँ पे खरीदे जाएंगे और ये नेवी चीफ के स्टेटमेंट के साथ काफी कुछ मैच भी करता है। लेकिन इसके अलावा अभी इस टेंडर में एक ट्विस्ट आ रही है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक अभी इसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से डेवलप किया जा रहा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अब इसके डिजाइन को 2021 के अंदर ही फाइनल कर दिया जाएगा और इसकी एक मॉडल को भी हमको एरो इंडिया शो के दौरान देखने को मिल सकती है। वहीं पर इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट 2026 में किया जाएगा और उसके बाद 2029 तक इसको फुली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, यानी कि इसकी प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में ये इंडियन नेवी की टाइमलाइन के मुताबिक एकदम फिट होगा, क्योंकि नेवी 2034 तक अपनी MiG-29 को रिप्लेस करना चाहती है। अब इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से वर्तमान के 4.5 जनरेशन के फाइटर से बेहतर होने वाला है, क्योंकि इसमें जो एवियोनिक्स इस्तेमाल होने वाला है वो सभी के सभी एमका के साथ सिमिलर होने वाले हैं। यहाँ तक कि इसमें DSI इंटेक को भी ऐड किया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी रडार सिग्नेचर काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। इसमें AI सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑटो लैंडिंग या फिर ऑटो टेक ऑफ कर सकेगा। तो अभी की बात करें तो हमें कोई भी फॉरेन मेड नेवल फाइटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, चाहे वो राफेल हो या फिर F-18 हो, क्योंकि ADA के मुताबिक नेवी की तरफ से अभी कम से कम 80 से 100 के आसपास ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को खरीदने का वादा किया गया है। अब अगर एक हिसाब लगाया जाए तो हमारे वर्तमान के 2 कैरियर में, यानी कि INS विक्रमादित्य में और INS विक्रांत में 50 से 55 एयरक्राफ्ट को कैरी किया जा सकता है। वहीं पर INS विशाल की बात करें तो जब इसको फ्यूचर में मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो उसमें कुल मिलाकर 40 से 45 या फिर मुश्किल से 50 एयरक्राफ्ट को कैरी किया जा सकेगा, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर नेवी 57 कैरियर बेस्ड टेंडर को कैंसिल करने वाली है, या फिर अगर इसको लेके आगे बढ़ती है तो इसमें कम से कम 36 एयरक्राफ्ट या फिर एक कैरियर से ऑपरेट करने लायक एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा और बाकी जो 2 कैरियर रहेंगे उनको फ्यूचर में ऑपरेट करने के लिए उसमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को ऑपरेट किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कपड़ों को लेके है। आप सबको पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी हमारे लगभग 50,000 जवानों को डिप्लॉय किया गया है और पूरे विंटर में अभी हमारे जवानों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात रहना पड़ेगा। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स से इमरजेंसी बेसिस पर लगभग 45,000 विंटर कपड़े खरीदे गए थे, जिनकी डिलीवरी अभी हमको मिलना शुरू हो चुकी है और कुछ सोर्सेज के मुताबिक अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में लगभग 11,000 विंटर कपड़े पहुंच चुकी है। इन विंटर किट्स को अभी इंडियन आर्मी के मुताबिक एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम कहा जा रहा है और ये हमारे जवानों को -40 डिग्री तक के टेम्परेचर में भी गर्म रखने में काफी मदद करने वाली है।
अब इंडियन आर्मी के लिए उसी स्टैंडर्ड के विंटर कपड़ों को यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है जिनको यूएस आर्मी के लिए सप्लाई किया जाता था। अब दूसरी तरफ हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से भी इंडियन आर्मी के लिए कोल्ड वेदर कपड़ों को डेवलप किया जा रहा है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के मुताबिक अभी उन्होंने इसकी कुछ सैंपल को भी तैयार कर रखा है जिनको अभी वो आर्मी को ट्रायल करने के लिए ऑफर कर रहे हैं। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक अभी उन्होंने जो कपड़े डेवलप किए हैं ये कपड़े 8000 फीट से लेकर 18000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है और ये -50 डिग्री तक के टेम्परेचर में भी हमारे जवानों को ठंड से बचा सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ये भी कहना है कि अभी वो इंडियन आर्मी के लिए कोल्ड वेदर कपड़े सप्लाई करते आ रहे हैं जिनमें ग्लोव्स, जैकेट, बूट्स और बैकपैक वगैरह शामिल होते हैं। लेकिन जून में इंडियन आर्मी की तरफ से जो टेंडर को फ्लोट किया गया था उसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को शामिल होने का मौका तक नहीं दिया गया था, जबकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से 2018 से ही अपनी कोल्ड वेदर कपड़ों को इंडियन आर्मी को यूजर ट्रायल करने के लिए ऑफर किया जा रहा है जिनको अभी तक टेस्ट भी नहीं किया गया है। फिलहाल अभी इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से दिए गए 70 लीटर के लाइट वेट स्लीपिंग बैग को टेस्ट किया जा रहा है और साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को उम्मीद है कि जल्द ही आर्मी की तरफ से इनको खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान को लेके यहाँ पे कई सारे अपडेट है जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं और सबके सब यहाँ पे पाकिस्तान की असेंबली के अंदर की बात यहाँ पे होने वाली है। तो हाल ही में ही पाकिस्तान की असेंबली के अंदर ही मिस्टर फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने उस वक्त भारत के अंदर घुस के भारत पर हमला किया था। अब यहाँ से एक बात तो तय होता है कि अगर किसी देश की असेंबली में आतंकवादी हमलों को लेके ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है तो वो सीधे तौर पर आतंकवादी हरकतों का समर्थन करते हैं और उन्होंने ही सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर एक प्री प्लान हमला करने का साजिश किया था जिसमें सोरों का बस इस्तेमाल किया गया था। अब इसके बाद पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक जब भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया था तो उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर साहब महमूद कुरैशी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बीच एक मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन उस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे और अभिनंदन को तुरंत ही छोड़ने के पीछे कुछ खास राज भी अभी सामने आए जिनको खुद इमरान खान की तरफ से बताया गया है। और इसके बारे में पाकिस्तान के एमपी ने भी बताया कि जब अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की हिरासत में थे तब फिर से एक मीटिंग को बुलाई गई थी, लेकिन इसमें इमरान खान शामिल नहीं हुए थे और इस दौरान भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ कांप रहे थे और उनके हाथ पैर से जोरों जोरों से पसीना निकल रहा था और उनका स्टेटमेंट ऐसा था कि भगवान के लिए अभी तुरंत ही इंडियन पायलट को वापस लौटा दिया जाए वरना 9 बजे तक भारत की तरफ से हमला किया जाएगा। और इस बार भारत पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक करने वाला है और एक मेजर कारण था जिस वजह से पाकिस्तान की तरफ से तुरंत ही अभिनंदन वर्धमान को रिहा कर दिया गया था। इससे ठीक पहले हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ को कॉल किया था और पाकिस्तान को ये वार्निंग भी दिया था कि भारत अपनी काउंटर टेरर ऑपरेशन में पीछे नहीं हटने वाला है और अगर हमारा पायलट हमको वापस लौटाया नहीं जाता है तो भारत मिसाइल स्ट्राइक करने वाला है। अब ऐसे स्टेटमेंट अभी भारत की तरफ से नहीं बल्कि इमरान खान की सरकार और खुद इमरान खान की तरफ से दिया गया है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच साइन किए गए बेका एग्रीमेंट को लेके है। अब सब इसके बारे में जानते हैं कि बेका एग्रीमेंट के साइन होने के बाद भारत अब इजीली हाईटेक यूएस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है और भारत को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सैटेलाइट डाटा प्रोवाइड किया जा सकता है जिनकी मदद से भारत की कोई भी मिसाइल हो गया तो वो किसी भी टारगेट के ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में इसको लेके हमारे एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। स्पुतनिक के साथ बात करते हुए उन्होंने बताया कि भले ही बेका एग्रीमेंट को साइन करने के बाद भारत को इससे काफी फायदा होने वाला है क्योंकि दुनिया भर में किसी भी जगह में यूनाइटेड स्टेट के सैटेलाइट नजर रख सकते हैं और पहले से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अच्छी तरीके से धरती की मैपिंग किया जा चुका है और अगर वो भारत के साथ डाटा को शेयर करते हैं तो भारत के मिसाइल्स को अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए एकदम प्रिसाइज कोऑर्डिनेट को प्रोवाइड किया जा सकता है। अब ऐसे में अगर भारत की किसी भी मिसाइल को यूएस की तरफ से गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है तो वो चाहे तो इनके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और ऊपर से उनको ये भी अच्छी तरीके से मालूम रहेगा कि भारत अभी कहां पर मिसाइल स्ट्राइक करने वाला है और इस दौरान वो भारत की मिसाइल्स की डाटा को गलत तरीके से एक्सेस कर सकते हैं या फिर भारत की वेपन्स को गाइडेंस देने के बदले मिसडायरेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच रिलेशन खराब हो जाए। पर फिर भी हम यहाँ पर पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि वो हमारे पीठ के पीछे हमारे मिसाइल की डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं। अब ये आर्टिकल स्पुतनिक में आया था तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा रशियन डिप्लोमेसी चल रहा होगा, लेकिन फिर भी भारत का यूएस के ऊपर फुली डिपेंडेंट होना मेरे हिसाब से सही नहीं है।
अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि चाइना अभी सिर्फ लद्दाख या अक्साई चीन में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश की साइड में भी अपनी ट्रूप्स को बिल्डअप करने के लिए पहले से ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कर रहा है। और भारत की एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ऑब्जर्वर डिटेरेस फा के मुताबिक चाइना की तरफ से भी नॉर्थ ईस्ट में भी काफी जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश से बस 160 किलोमीटर की दूरी में मौजूद छाम्तो बांगदा एयरपोर्ट को अभी चाइना की तरफ से हेवीली अपग्रेड किया जा रहा है। छाम्तो बांगदा एयरपोर्ट की बात करें तो ये लगभग सी लेवल से 4400 मीटर की ऊंचाई में मौजूद है और ये एक संगरे वैली में जो कि यूको नदी के किनारे पर है। अब हालांकि एक सिविलियन एयरपोर्ट है लेकिन इसको चाइना मिलिट्री यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। और अभी अचानक से चाइना यहाँ पर एक सेकेंड रनवे को भी डेवलप करना शुरू कर चुकी है। और डिटेरेस फा के मुताबिक इस एयरपोर्ट पर अभी जितने भी एडिशनल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है ये सभी इसी साल के जून के बाद ही शुरू किया गया है। और अभी अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में ऐसे 4 लोकेशन है जहां पर पीपल लिबरेशन आर्मी को डिप्लॉय किया गया है और ये भी मुश्किल से बस इंडियन बॉर्डर से 20 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद होंगे। अब दूसरी तरफ हमारी चाइना स्टडी ग्रुप के मेंबर्स का कहना है कि हो सकता है चाइना अभी लद्दाख के बदले अरुणाचल प्रदेश में कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करने वाला है, क्योंकि एक तरफ जब भारत का पूरा ध्यान लद्दाख में रहेगा और भारत ज्यादा ट्रूप्स को उस साइड में डिप्लॉय करता रहेगा तो ऐसे में चाइना लद्दाख के बदले अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर सकता है, क्योंकि लद्दाख के बदले नॉर्थ ईस्ट में रोड कनेक्टिविटी इतना अच्छा नहीं है जिस वजह से इंडियन ट्रूप्स को लॉजिस्टिक इशू का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से चाइना की तरफ से अभी पहले से ही अपनी लॉजिस्टिक इशू को सही करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसको पता है कि लद्दाख में इंडियन आर्मी को अभी पीछे धकेलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। लेकिन अगर अरुणाचल की बात करें तो यहाँ पर चाइना अगर हमला करने की कोशिश करता है और अचानक हमला करता है तो वो काफी अंदर तक घुसपैठ कर सकते हैं। अभी बात भारत को भी पहले से ही पता लग चुकी थी, जिस वजह से तवांग से अभी बस 18 किलोमीटर की दूरी पर 200 एकड़ की जमीन को लिया गया है, जहां पर भारत की तरफ से अपनी मिलिट्री फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा और इस साइड में होने वाली किसी भी चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने के लिए हमको काफी मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।